राम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल। जब भी भारत में कुछ बड़ा, कुछ ऐतिहासिक बनता है तो एक नाम अक्सर सुनने को मिलता है, एल&टी। ये कहानी एक ऐसी कंपनी की है जो भारत की तरक्की की बुनियाद का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा है। उसे मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहना शायद गलत नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स के पीछे है कौन? जवाब है लार्सन एंड टुब्रो। और इनकी कहानी, यकीन मानिए, किसी भी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। जरा इनकी रेंज को देखिए। एक तरफ आस्था का प्रतीक राम मंदिर है तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। एक तरफ क्रिकेट का मक्का तो दूसरी तरफ देश को जोड़ने वाला सबसे लंबा पुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर स्पेस मिशन के सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स तक, जब बात देश की सुरक्षा और गौरव की आती है तो भरोसा इसी कंपनी पर किया जाता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जिस कंपनी ने भारत की इतनी सारी पहचान बनाई, उसकी शुरुआत दो भारतीयों ने नहीं बल्कि डेनमार्क से आए दो दोस्तों ने की थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे दो डेनिश इंजीनियर्स ने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर भारत की पहचान बनने वाली थी। किस्सा शुरू होता है 1934 में, जब सोरेन टुब्रो काम के सिलसिले में भारत आए। 4 साल बाद उनके स्कूल के दोस्त हेनिंग लार्सन भी चले आए। और फिर किस्मत देखिए, माथेरान की एक ट्रिप पर दोनों ने भारत में एक इंडस्ट्रियल क्रांति की संभावना देखी और वहीं बातों बातों में बिना किसी कागज के एक जुबानी वादे पर एल&टी की शुरुआत हो गई। लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। यूरोप से उनका इंपोर्ट का धंधा ठप हो गया और दोनों यहीं भारत में फंसकर रह गए। और यहीं से कहानी ने एक असली मोड़ लिया। जब जिंदा रहने के लिए कुछ करना था तो उन्होंने इंपोर्ट का काम छोड़कर एक छोटी सी वर्कशॉप में जहाज़ों की मरम्मत शुरू कर दी। ये मजबूरी में उठाया गया एक कदम था, लेकिन यही एल&टी का इंजीनियरिंग की दुनिया में पहला कदम बना और इसने कंपनी का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। जैसे जैसे भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे एल&टी भी सिर्फ गुजारा करने वाली कंपनी से एक राष्ट्र बनाने वाली कंपनी में बदल रही थी। ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी साख बनाई। उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए एक एक कर सीढ़ियां चढ़ीं। सबसे पहले 1940 में टाटा का भरोसा जीता, जब उनके जर्मन इंजीनियर्स युद्ध की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। फिर 1946 में कंपनी को कानूनी रूप दिया ताकि बड़ा निवेश आ सके। इसके बाद मुंबई के पवई में 55 एकड़ दलदली जमीन खरीदकर एक विजन दिखाया, जो आज एल&टी का विशाल कैंपस है। और आज़ाद भारत के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए 1950 में ये एक पब्लिक कंपनी बन गए। अच्छा, एल&टी की कहानी में ना एक मजेदार हॉलीवुड एंगल भी है। साल था 1956, जब उन्हें एक ऑस्कर विनिंग फिल्म के लिए श्रीलंका में एक लकड़ी का पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिल्म का नाम था द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। एल&टी ने एक शानदार पुल तो बना दिया, लेकिन बजट 8 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गया। जब उन्होंने पैसे मांगे तो फिल्म के प्रोड्यूसर सैम स्पीगल ने साफ मना कर दिया। अब यहां सोरेन टुब्रो ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सीधे कोर्ट गए और एक स्टे ऑर्डर ले आए। फिर प्रोड्यूसर से बड़े आराम से कहा, सर पैसे नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, पर फिर आप फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए ये पुल उड़ा भी नहीं सकते। मजे की बात यह थी कि फिल्म का क्लाइमैक्स ही पुल को उड़ाना था। शूटिंग रुक गई और प्रोड्यूसर को फौरन पूरे पैसे देने पड़े। ये किस्सा एल&टी की इंजीनियरिंग के साथ साथ उनकी स्मार्टनेस का भी एक सबूत बन गया। लेकिन कंपनी के इतिहास का सबसे मुश्किल दौर तब आया जब एल&टी को बचाने के लिए एक लंबी और बहुत ही नाटकीय कॉरपोरेट लड़ाई लड़ी गई। 80 के दशक से ही एल&टी पर बाहरी कब्जे का खतरा मंडराने लगा था। पहले मनु छाबड़िया, फिर उन्हें रोकने के लिए आए अंबानी, जो खुद कंपनी पर नियंत्रण चाहते थे। और ये लड़ाई अपने चरम पर तब पहुंची जब 2001 में अंबानी ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बिरला ग्रुप को बेच दी। ये एल&टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ये एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे कुमार मंगलम बिरला, जो एल&टी के विशाल सीमेंट बिजनेस को खरीदना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे एल&टी के चेयरमैन एएम नाइक, जिन्होंने कंपनी को बचाने के लिए एक अनोखा दाव खेला। उन्होंने कर्मचारियों को ही कंपनी का मालिक बना दिया। एल&टी एम्प्लॉय ट्रस्ट के जरिए उन्हें शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। और फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक, जिसे बिजनेस की भाषा में डीमर्जर कहते हैं। 2003 में एक समझौता हुआ। एल&टी ने अपना सीमेंट बिजनेस बिरला ग्रुप को दे दिया और बदले में अपनी आज़ादी वापस ले ली। वो सीमेंट बिजनेस आज अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन एल&टी की आत्मा को बचाने के लिए ये सौदा जरूरी था।
एक तरफ जहां ये सब कॉरपोरेट लड़ाइयां चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एल&टी देश के सबसे गोपनीय और महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दे रही थी, एटम से लेकर सितारों तक। भारत के महानतम वैज्ञानिकों ने इस कंपनी पर भरोसा जताया था। डॉक्टर होमी भाभा ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एल&टी को चुना, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्पेस प्रोग्राम के लिए इन्हें अपना भागीदार बनाया, और डीआरडीओ के साथ मिलकर इन्होंने मिसाइल से लेकर सबमरीन तक बनाए। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, ये देश की सुरक्षा और भविष्य पर किया गया एक भरोसा था। लेकिन एल&टी की कहानी सिर्फ स्टील, कंक्रीट और मुनाफे की नहीं है, ये जिम्मेदारी की भी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत 2002 के गुजरात भूकंप के बाद देखने को मिला। उस भयानक भूकंप ने हजारों स्कूल तबाह कर दिए थे, लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में था। तब एल&टी ने आगे बढ़कर बिना किसी मुनाफे के 10,000 प्राइमरी स्कूलों को फिर से बनाने का वादा किया। और ये सिर्फ एक वादा नहीं था, उनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। हर एक स्कूल सिर्फ और सिर्फ 80 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार कर दिया गया। ये स्पीड और स्केल का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी एक मिसाल है। तो इन सारी लड़ाइयों, उपलब्धियों और कहानियों से मिलकर बना है एल&टी का आज का विशाल इंजीनियरिंग साम्राज्य। आंकड़े इस सफर की गवाही देते हैं। 1999 में जो कंपनी करीब 5,000 करोड़ की थी, वो 2017 तक 1,25,000 करोड़ तक पहुंच गई। और आज इसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है। ये आंकड़े सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि भारत की ग्रोथ की कहानी भी बताते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि डेनमार्क के दो दोस्तों के एक छोटे से कमरे से शुरू हुई ये कंपनी आज स्टील और कंक्रीट का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गई। शायद इसलिए क्योंकि एल&टी की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक देश को बनाने के जज्बे और जुनून की कहानी है।